होगा। चलो सुनो तुम, ये एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? एक ऐसा निकाय होता है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। कितने आवेशों से? दो। लेकिन शर्त ये कि वो आवेश होने चाहिए बराबर और प्रकृति में होने चाहिए विपरीत। प्रकृति का मतलब समझ रहे हैं? साइन, उनके चिन्ह अलग अलग हों। जैसे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अगर ऐसा कोई निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर बना हो और आवेश कैसे हों? विपरीत प्रकृति के हों, और वे एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर हो, जिन्हें हम कहते हैं अति अल्प दूरी पर। अगर ऐसा निकाय है तो उसको हम बोल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। याद रखेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर एक कोई बिंदु है, तो ये बिंदु यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, ये है वो कोई पॉइंट P। यहाँ पर मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसके मध्य बिंदु से हम इसको मिला लेंगे, ये पॉइंट O दे देना हम। ठीक है, चलो सही है, मान लेना के बीच में है, और इसकी दूरी r मान ली जाएगी। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से मुझे ये बताया कि ये प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं दिशा दिखाऊं तो किधर की ओर थी? याद है? बाहर की ओर ना, इधर की ओर। जिन्हें भी ना समझ आए वो अभी एक बार समझेंगे। जैसे ये धन का आवेश है और मुझे इस बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो इसी आवेश से इस लाइन की ओर सीधे चलेंगे और किधर की ओर चले जाएंगे? बाहर की ओर। तो इसके कारण जो होगी वो इधर की ओर, ऐसे। ये है इवन वेक्टर की दिशा। तो फिर इसी तरह सोचो, माइनस क्यू आवेश के कारण किधर होगी? देखो, धन आवेश के कारण आवेश से बाहर की ओर होती है, जबकि माइनस का आवेश है तो उस बिंदु पर आवेश की तरफ बनाते हैं। तो इस आवेश की ओर इधर की ओर बनाएंगे तो ये इसी लाइन पर होता हुआ आएगा और कुछ इधर की ओर, और इसका नाम दे देंगे E2 वेक्टर। यहाँ तक दिशाएं समझा दी थी। अब एक बात समझे, मैंने कहा था इनके बीच ये कुछ इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर आ रही है। इनके बीच हमें क्या करना होगा? इनके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक तोड़े थे। तो E1 वेक्टर का जो क्षैतिज घटक था वो इधर की ओर था, ऐसे। क्षैतिज का मतलब जो पृथ्वी के समांतर हो, ऐसे जमीन के। तो ये ऐसे करेंगे तो इधर की ओर आ जाएगा, ये हो जाएगा E1 वेक्टर। E1 वेक्टर का क्षैतिज घटक, तो इसे क्या लिखेंगे? E1 cos थीटा। अगर इसका ऊर्ध्व घटक तोड़ेंगे तो किधर की ओर था? ऊपर की ओर। ये है E1 sin थीटा। ऊर्ध्व घटक में क्या आता है? साइन, और क्षैतिज घटक में कॉस आ रहा था। वैसे ही इसका तोड़ेंगे तो E2 किधर की ओर आएगा? बताया, ये ऐसे क्षैतिज करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, तो इधर की ओर ही था, ये आ जाएगा E2 cos थीटा। और इसका क्षैतिज किधर की ओर? ऊर्ध्व कैसे था? इससे इधर की ओर आएंगे तो इधर की ओर हुआ था, और ये था E2 sin थीटा। ये रहा चित्र जो मैंने उस दिन बताया था। फिर बात आई थी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ढूंढनी थी। तो दूरी ढूंढने से पहले आपको देखना होगा एक त्रिभुज। ये दिख रहा POA, ये त्रिभुज दिख रहा POA, ये समकोण है त्रिभुज, क्योंकि ये कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, क्योंकि निरक्ष पर है। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ कि त्रिभुज को आपको देखना, इधर ही मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज POA में ये है P, ये है O और ये है A। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है। तो मुझे पाइथागोरस की प्रमेय तुम सुना दो। आर स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण की वैल्यू कहाँ पर है? ये 90 डिग्री है, तो इधर वाले त्रिभुज में रहना। ये दिख रहा है ना सबको? जिसे ना आए तो मुझे बताना। ये है कर्ण, जो तिरछी और सबसे लंबी भुजा होती है। या ऐसे समझ सकते हो, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण, लेकिन 90 अंश के सामने वाली, कोई और नहीं। तो ये है 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो ये कहलाएगी कर्ण। कर्ण का मान कितना है बोलो? PA, यही तो है PA, यहाँ से यहाँ तक। तो कर्ण की जगह में रखेंगे हम लोग PA और इसका कर लेंगे स्क्वायर। आधार की वैल्यू बोलो कितनी है? OA का स्क्वायर। लंब बोलो कितना है? ये OP, तो OP का स्क्वायर। अब ये बात समझो कि ये OA है कितना। तो मैंने कहा यहाँ से A से B तक की दूरी टोटल कितनी बोलो? 2L। और मैंने कहा ये बीचों बीच का बिंदु है, कोई दूरी 2L है और बीच में पॉइंट O है, तो आधी आधी दूरी कितनी होगी? L इधर हो जाएगी और L इधर हो जाएगी। देखें 2L का आधा करेंगे तो L मिलेगा इधर, तो यहाँ से इस जगह तक की दूरी हो गई L। वैसे ही अगर इधर आ जाते हैं तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी?
L। तो अब रखो वैल्यू, देखो PA की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस यूं ही लिखा रहने देंगे PA का स्क्वायर। OA का मान देखो, O से A तक कितना है L, तो L का स्क्वायर। O से P, O ये है, PA कितनी दूरी है बोलो, ये R है, कितनी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है R, तो यहाँ पर लिख देंगे R का स्क्वायर। अगर PA निकालना चाहेंगे तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे अंडर रूट, ये बन के आ जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, बन गया क्या? ये सबको PA तक समझ आया? अगर मैं इसी प्रकार ये दिखाऊं कि POB, देखो इस त्रिभुज के देखो POB, इधर वाले में आओगे तो ये आधार था, ये कितना था बोलो L, लंब कितना था R, तो इसमें इस त्रिभुज में इधर वाले में आएंगे तो आधार कितना है L, लंब कितना है R। तो क्या तुम इसी प्रकार ये नहीं कह सकते हम, इसी प्रकार कि ये जो PB होगा, कौन PB, ये वाला जो PB होगा वो PA के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बोलो, PA के बराबर। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इसमें आधार है वही चीज़ इसमें आधार थी, जो इसका लंब है वही इसका लंब था, तो दोनों के कर्ण भी आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो वो कितना आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताएं, ये जो PA है या फिर PB है, दोनों की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ये है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम वैसे ये भी है, ठीक है, जो ये है वही ये भी है। ये चित्र पूरा ख़त्म हो गया था यहाँ से। अब हम लोग पूरी चीज़ें P पर निकालेंगे। मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखनी है। मुझे एक बात ये बताओ कि ये प्लस की ऑब्वियस के कारण E1 वेक्टर है दिशा, और माइनस वाले के कारण E2 वेक्टर है। ये जो E1 था इसके दो घटक तोड़ दिए मैंने, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व घटक। अगर किसी चीज़ के दो घटक तोड़ दिए जाएं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व, एक व्यक्ति है या उसके पास कुछ पैसे हैं, उसने अपने पैसों को दो हिस्सों में बांट दिया, कुछ इधर रख दिया कुछ इधर, तो क्या ये जो पैसे हैं अभी भी इसके पास होंगे? नहीं ना। यहाँ जो पैसे थे इनका अस्तित्व खत्म, अब किनका बचा है? इनका। तो ये समझ लेना E1 वेक्टर का अस्तित्व खत्म है यहाँ से। अभी कौन कौन बचा है? ये वाला और ये वाला। वैसे ही इधर आ जाते हैं E2 वेक्टर की तरफ, तो E2 वेक्टर ने भी अपने क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक तोड़े हैं, तो E2 वेक्टर का भी काम खत्म पूरी तरह से। तो ये E1 वेक्टर अब तुम्हें नज़र नहीं आना चाहिए, ये लाइन ही इरेज कर दो दिमाग से पूरी, ये E2 वेक्टर वाली लाइन भी इरेज कर दो, कर दिया पूरा ख़त्म। अब एक और बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि E1 ऊपर की ओर ये जो है और ये E2 नीचे की ओर है, साइन दोनों बराबर दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि E1 ऊपर की ओर E2 नीचे की ओर, ये दोनों भी बराबर हैं आपस में, क्या है? बराबर। तो इस E1 और E2 को थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इससे थोड़ी देर के लिए इसे इरेज कर देना। ई ना समझो, बल के बारे में समझो। किसके बारे में? बल। कोई एक चीज़ है जिस पर एक व्यक्ति नीचे की ओर बल लगा रहा है और एक व्यक्ति ऊपर की ओर बल लगा रहा है, और ये दोनों ऐसा हो जाए कि ये दोनों बल बराबर हो जाए, तो बताओ इस पर परिणामी बल कितना होगा? जल्दी बताओ। जीरो। क्यों? क्योंकि जितनी ताकत से नीचे खींच रहा है उतनी ताकत से ऊपर, तो ये कहीं जाएगा नहीं जाएगा, इस पर परिणामी बल कितना? जीरो। वैसे ही ध्यान से समझना, ये E1 ऊपर की ओर है, ये E2 नीचे की ओर है, और ये दोनों बराबर आएंगे इस डेरिवेशन में, अभी दिखाएंगे, ठीक है, कि E1 जो आएगा E2 के किसके बराबर आएगा दोनों। और जब बराबर आ जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला उधर है और ये वाला इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का परिणामी कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। मतलब ये वाले भी आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो जो पूरा टोटल ओवरऑल बचा वो कौन सा बचा बताएं? ये दोनों बचे, यही दोनों तो बचे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले ही खत्म कर दिए अपने अस्तित्व देने के बाद, जो हिस्से दिए, इसके बाद ये दोनों बराबर होने की वजह से खत्म हो जाएंगे, तो बचा कौन सा? ये वाला। तो जो परिणामी निकलेगा वो किन के कारण निकलेगा बोलो? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और ये चीज़ें मैंने आगे बताई थी पीछे वाले डेरिवेशन में, वो अभी फिर से बताएंगे। तो इतनी बातें समझ आ गई होंगी। तो दिमाग कितने पे रखना है बोलो? इस पर। ये बाकी और लाइनें आनी नहीं चाहिए कि ये सब कहाँ गई, वो सारी बातें मैंने बता दी कहाँ चली जाएंगी। अब हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
हाँ तो बताइए सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, E बराबर, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में लेकर चल रहे हैं हम लोग। ये मान लेंगे कि माने ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक बोलो K है, तो यहाँ पर K भी आ जाएगा, और Q/R² से इस फॉर्मूले का यूज़ करना है हर बार, ठीक है। तो अब बताएं, ये जो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये रहा प्लस Q और ये रहा बिंदु P। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी बोलो, E1, तो हम लोग यहाँ पर E की जगह में क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ पर आ जाएगा E1, और इधर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q तो सेम रहेगा, दूरी बोलो, दूरी जानते हैं ये R क्या है, दूरी है, कहाँ से कहाँ तक, तो बोलो किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस Q, और कहाँ तक, P तक, तो प्लस Q से P के बीच की दूरी, तो बोलो जितनी ये थी वही ये थी कि नहीं, अभी बताया था। ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर थी, तो दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे, √L² प्लस R², तो यहाँ पर आ जाएगा √L² प्लस R², और इसका क्या कर लेंगे बताओ, होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। एक लाइन और बढ़ते हैं यहाँ से, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, यहाँ से बताओ स्क्वायर से रूट हट जाता है, सबको पता है, तो यहाँ से पता है, हाँ तो ये स्क्वायर से रूट हटेगा, तो बचेगा L² प्लस R², और ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। ये बताओ किसके कारण निकाले हम लोगों ने, प्लस Q आवेश के कारण। फिर इसी तरह अभी वैद्युत द्विध्रुव में कौन है, अभी माइनस Q भी है, तो इसी तरह हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हाँ तो बताएं, इसमें इसी को देखते हुए तुम्हें बनाना है, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, E की जगह में इस बार क्या बनेगा, E2 क्यों बनेगा बताएं मुझे, क्योंकि जो माइनस Q के कारण है वो कितना माना गया है बताओ, E2 माना गया है। देखो माइनस Q ये है और ये रहा E2 बिंदु P पर दिशा, तो ये बन गया E2। इधर की सारी चीज़ें ये कांस्टेंट पूरा सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q भी सेम रहेगा अपने पास। नीचे दूरी बताओ, माइनस Q से P तक की दूरी, ये माइनस Q ये P, सेम दूरी है, √L² प्लस R², तो √L² प्लस R²। ये नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है दिख रहा है भैया, समझ जाएंगे। तो यहाँ से इसका क्या कर लेंगे हम, होल स्क्वायर, और यहाँ से E2 बराबर अगर निकालें भी तो क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, ये स्क्वायर से फिर से इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, L² प्लस ये क्वेश्चन नंबर 2, इतना लिख लो, कर लो। अब इतना बस मैं मिटा दे रहा हूँ, सुनिए इसके बाद से समझेंगे। क्या मैंने 2L को किसके बराबर पढ़ाया था, P के बराबर, तो ये जो चीज़ है E बराबर ये बन के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर आ जाएगा P अपॉन L² प्लस R² की होल पावर 3/2। बोलो इसकी जगह में P क्यों आया, क्योंकि मैंने P पढ़ाया था ना, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और P बराबर मैंने पढ़ाया था 2L²। उस 2L² की जगह में कितना रखा है बोलो, P। ये जो 2L² दिख रहा है ये 2L² किसके बराबर होगा बोलो, P के बराबर। तो यहाँ पर जहाँ 2L³ है वहाँ पर आ गया P, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर इसके बाद कंडीशन मैंने बताई थी कि L क्या होता है बताओ, R की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि L मच लेस देन R,
एल क्या है, आर की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, और जब जो चीज़ बहुत छोटी हो जाए उसका स्क्वायर करेंगे तो वो लगभग 0 के बराबर आ जाता है। अगर कभी ये बात ना समझ आए ना तो मुझे बताना, इसको डिटेल से बताएंगे कैसे तुम समझ सकते हो। अच्छा बताओ, स्क्वायर किसी का छोटा होता है कि बड़ा होता है ना? बताओ, कोई संख्या है उसका स्क्वायर हमेशा उससे बड़ा आता है कि छोटा आता है? बड़ा। अगर मैं कहूँ तो फिर ये एल अगर छोटा है तो एल का स्क्वायर 0 के बराबर कैसे हो जाएगा? हाँ, क्योंकि जब छोटा मानते हैं ना उसे एक से भी बहुत छोटा मानते हैं। किससे छोटा मानते हैं? एक से भी ज़्यादा छोटा मानते हैं। मान लो मैं तुम्हें सपोज करने के लिए बता देता हूँ, ये इतना मान लो 0 0 0 1, इतना है किसका मान? एल का मान। किसका? एल का। अब अगर ये एल है तो तुम इसका स्क्वायर करके बताओ। जैसे स्क्वायर करोगे तो ये कितनी बार 0 है बोलो? पहले तो ये जितने 5 अंकों पे दशमलव है तो कितने अंकों पे हो जाएगा टोटल? 10 अंकों पे। कितने अंकों पे? 10। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही। अब मुझे बताओ, इसको क्या बोलोगे? बहुत ही छोटा। इसको क्या बोलोगे? लगभग कुछ नहीं। लगभग कुछ नहीं मतलब 0 के बराबर। तभी कहते हैं अगर एल का मान 1 से छोटा इमेजिन किया करते हैं, बहुत ही छोटा। तो जब एल का मान बहुत छोटा हो जाए तो उसका स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये समझेंगे 0 रखेंगे तो ई बराबर क्या बन के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। पी और बटे में एल के स्क्वायर की जगह में 0 प्लस ये आर स्क्वायर है और होल पावर कितनी है बोलो? 3/2। तो ई बराबर कितना आने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी। ये जो 0 है इससे कोई मतलब है क्या किसी को? कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा है मैंने आर का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी बोलो? 3/2। ये 2 से ये वाला 2 ख़त्म हो गया। तो यहाँ से ई बराबर बन के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी और बटे में बताओ आर की पावर कितनी बची? 3। और यही है तुम्हारा डेरिवेशन। आ गया समझ में? कुछ दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे बता दें एक बार। कोई दिक्कत नहीं तो नोट करो।